हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज हम लोग 12th हिंदी के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। गाइज, ये क्वेश्चंस आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों सब्जेक्ट वाले विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसको ज़रूर अच्छे से बना पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है ये आपके 12th के हिंदी की किताब की सबसे पहली कहानी है, या कह सकते हैं सबसे पहली रचना, जो कि बाल कृष्ण भट्ट की है, जिसमें उन्होंने बातचीत के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है कि बातचीत किस तरह की होनी चाहिए या कितने प्रकार की होती है। यहाँ पूछा जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। एकाकी, कहानी, यात्रा संस्मरण या फिर ललित निबंध। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। ये बातचीत जो है यह एक ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है। ऑप्शन है गांव का घर, उषा, साकेत या फिर हार जीत। तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता आपके टेक्स्ट बुक में है उषा, जो सेकेंड वाला है बी। ये उषा शीर्षक कविता है, जो शमशेर बहादुर सिंह की लिखी हुई कविता है, जिसमें उन्होंने सुबह यानी प्रातःकालीन जो एक प्रातः काल में समा बनता है उसके बारे में उन्होंने पूरी कविता में बताया है, और कविता का अंत सूर्योदय से होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर जो रचना है आपके टेक्स्ट बुक में, तो वो किस विधा से संबंधित है। ऑप्शन है निबंध, कहानी, एकाकी या व्यंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निबंध। अर्धनारीश्वर एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज किनकी रचना है। प्रगीत और समाज किनकी रचना है। ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट, नामवर सिंह, दिनकर या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो प्रगीत और समाज जो रचना है ये नामवर सिंह की लिखी हुई रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरिछ के रचनाकार हैं जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, मोहन राकेश या अज्ञेय। तिरिछ के रचनाकार हैं उदय प्रकाश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उदय प्रकाश, जो तिरिछ नामक रचना के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ऑप्शन है रोज, सिपाही की माँ, जूठन या फिर शिक्षा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, जूठन। जूठन शीर्षक से कहानी है जो आपके टेक्स्ट बुक में है। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन। ऑप्शन है मोहन राकेश, मलयज, उदय प्रकाश या अज्ञेय। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो रचना है इसके लेखक हैं मलयज। इन्होंने हंसते हुए मेरा अकेलापन लिखा है, इन्हीं की रचना है ये। अगला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या चंद्रशेखर आजाद। तो एक लेख और एक पत्र ये भगत सिंह के द्वारा लिखी हुई रचना है। भगत सिंह ने इसको लिखा था, एक लेख और एक पत्र। जो पत्र उन्होंने सुखदेव के नाम से लिखा था, सुखदेव के लिए लिखा था। अगला क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा
के लेखक हैं ओ सदा नीरा, यानी जो नदी हमेशा जल से परिपूर्ण रहती है उसके बारे में कहा गया है ओ सदा नीरा। यह मुख्य रूप से गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है या उसी के लिए लिखा गया है। ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, अज्ञेय, मलयज या बालकृष्ण भट्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जगदीश चंद्र माथुर। इन्होंने ओ सदा नीरा नामक कहानी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? रोज, संपूर्ण क्रांति, बातचीत या शिक्षा। तो जे कृष्णमूर्ति ने जो रचना, उनकी जो रचना आपकी किताब में सम्मिलित है वो है शिक्षा शीर्षक से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करबक के रचयिता है। करबक के रचयिता, करबक नामक रचना जो आपके किताब के पद्य भाग की है। लेखक इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, जायसी या फिर तुलसीदास। तो करबक के रचयिता हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, जायसी। इन्होंने करबक नामक कविता की रचना की है। अगला प्रश्न है साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी, ऑप्शन है जायसी, सूरदास, कबीर या फिर तुलसीदास। तो साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की लिखी हुई रचना है। अगला प्रश्न है कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार ऑप्शन है जायसी, तुलसीदास, कबीरदास या फिर सूरदास। कवितावली के रचनाकार, तो आंसर हो जाएगा इसका कवितावली के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास थे, जिनका जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष में गुजरा था। इसके अलावा तुलसीदास की और प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस और विनय पत्रिका महत्वपूर्ण है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तुलसीदास। अगला प्रश्न है छत्रसाल दशक के रचनाकार। छत्रसाल दशक के रचनाकार ऑप्शन है तुलसीदास, जायसी, भूषण या फिर नाभादास। तो छत्रसाल के जो रचनाकार है वो है भूषण। भूषण जो रीति काल में एक प्रसिद्ध कवि हैं और जिनका हिंदी जनता में बहुत ही सम्मान है। वे जातीय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य एवं पराक्रम के कवि हैं तथा इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से वीर रस देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भूषण। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? जयशंकर प्रसाद, इनका नाम सुना होगा आपने। तो ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी छायावाद। वैसे छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान पंत, निराला और प्रसाद तथा वर्मा का है, यानी सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? छायावाद, यानी जयशंकर प्रसाद छायावाद से संबंधित रचनाकार है। अगला प्रश्न है पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग, ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय, अज्ञेय या मुक्तिबोध। किसकी रचना है पुत्र वियोग? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पर यानी असमय मृत्यु पर एक रचना लिखी जो मुकुल शीर्षक से थी और उसी से ये पुत्र वियोग नामक रचना ली गई है। अगला क्वेश्चन है जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, अज्ञेय या ज्ञानेन्द्र पति। तो जन जन का चेहरा एक, इसके लेखक है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध, जिन्हें सिर्फ मुक्तिबोध भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में तार सप्तक, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल इत्यादि प्रमुख है।
अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? रघुवीर सहाय ऑप्शन है काशी, लखनऊ, मेरठ या आगरा। क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान लखनऊ है। अगला प्रश्न है प्यारे नन्हे बेटे किसकी रचना है? प्यारे नन्हे बेटे किसकी रचना है? ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, रघुवीर सहाय, अज्ञेय या ज्ञानेंद्र पति। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी विनोद कुमार शुक्ल। इन्हीं की रचना है प्यारे नन्हे बेटे को। ये एक कवि और कथाकार भी है और 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में ये कवि के रूप में सामने आए थे। अगला प्रश्न है हार जीत के रचनाकार है। हार जीत के रचनाकार हैं ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, रघुवीर सहाय या फिर अज्ञेय। तो हार जीत के रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा, सस्य, वैश्वानर या दर्प। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा, पीयूष इत्यादि। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुधा। अगला प्रश्न है अश्व का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची का मतलब आप समझते होंगे यानी उसको और किन किन नामों से पुकारा जाता है। अश्व, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। तो ऑप्शन है तमिश, कृषाणु, तुरंग या हुतासन। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी तुरंग। अश्व का पर्यायवाची शब्द होता है तुरंग। अगला प्रश्न है वन में चरने वाला यानी वन में जो चरने वाला जंतु है उसको क्या कहते हैं? जीव, जानवर, वनचर या वनानी। तो जो वन में विचरण करता है उसे हम कहते हैं वनचर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है स्वीकार करने योग्य यानी कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो स्वीकार करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? यहाँ ऑप्शन है वरण, वरेण्य, स्वीकृति या स्वीकार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वरेण्य। जिसका वरण किया जाए, जिसे स्वीकार करने योग्य हो उसे वरेण्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो यानी जिस स्त्री का पुरुष पति मर जाता है उसे तो हम विधवा कहते हैं, परंतु जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम विधुर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है रविंद्र का संधि विच्छेद करें। रविंद्र का संधि विच्छेद करें। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में रवि जोड़ इंद्र है यानी पहले शब्द के अंत में ह्रस्वई और दूसरे शब्द के शुरू में भी ह्रस्वई है जो दोनों मिलके यहाँ पे दीर्घ हो जाते हैं यानी रविंद्र। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रविंद्र। अगला है मनवंतर का संधि विच्छेद करें। मनवंतर शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मनवंतर यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी मनु जोर अंतर। उ और अ मिलके व हो गए हैं। ठीक है, उ और अ मिलके क्या हो गए हैं? व हो गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मनवंतर। अगला है षड दर्शन का संधि विच्छेद करें। षड दर्शन, तो षड दर्शन का संधि विच्छेद है ऑप्शन है सट जोड़ दर्शन, सट जोड़ दर्शन, षड जोड़ दर्शन या फिर षड जोड़ दर्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी षड जोड़ दर्शन यानी षड दर्शन। ठीक है, यहाँ पे दोनों एक ही शब्द होंगे षड दर्शन। अगला प्रश्न है जगदम्बा का संधि विच्छेद करें। जगदम्बा ऑप्शन है जग जोर अम्बा, जगत जोर अम्बा, जगत जोर अम्बा या जगत जोर अम्ब। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जगत जोर अम्बा। ठीक है, तीसरा प्रश्न नयन का संधि विच्छेद करें। नयन ऑप्शन है ने जोर अन, ने जोरियन, ने न जोरियन या ने जोर न। आंसर क्या होगा?
तो देखिए यहाँ पे हुई है अयादी संधि, इसे हम कहते हैं अयादी संधि, यानी ए और अ मिलके जब ए बन जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नैन का संधि विच्छेद होता है ने जोर अन। अगला प्रश्न है भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसको कहते हैं? जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे। तो यहाँ पे भर पेट है, यानी पेट भरा हुआ, तो यहाँ उपसर्ग है भर। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भर। अगला प्रश्न है पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन, पु, पुर, उ या फिर पुरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुरा। पुरा जोड़ तन बराबर पुरातन। अगला प्रश्न है चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जिसको कहते हैं जो शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे चचेरा है, तो चचेरा में कौन सा हुआ है, कौन सी संधि हुई है, सॉरी कौन सा प्रत्यय है? चचेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एरा। चचेरा में एरा प्रत्यय लगी हुई है। अगला शब्द है, प्रश्न है टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? टिकाऊ, ऑप्शन है आऊ, औ, उ या उ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आऊ। टिकाऊ में आऊ प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है आरंभ का विलोम है। आरंभ, आरंभ का अर्थ होता है शुरुआत करना। ठीक है, किसी चीज का शुरू। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कोई तो देखने मतलब हो ही नहीं सकता, न समाधान हो सकता है, न निष्कर्ष हो सकता है, और न ही अनिति हो सकती है। तो आरंभ का विलोम यानी उल्टा क्या हो जाएगा? अंत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अधम का विलोम है। अधम, अधम का अर्थ क्या होता है? अधम का अर्थ होता है जो गिरा हुआ हो। ठीक है, जो नीच हो, जो गिरा हुआ हो, उसको अधम कहते हैं। ऑप्शन है गरीब, प्रिय, उत्तम या सुगम। तो अधम का विलोम हो जाएगा उत्तम। ठीक है, यानी जो अच्छा है, जिसका स्वभाव अच्छा है, जिसका व्यवहार है, उसको हम उत्तम कहते हैं। अगला प्रश्न है आर्द्र का विपरीतार्थक है। आर्द्र, आर्द्र का अर्थ होता है जिसमें नमी हो। ठीक है, जिसमें नमी हो उसको हम आर्द्र कह सकते हैं। तो आर्द्र का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? शुष्क, नीला, कराया, गाढ़ा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शुष्क। आर्द्र का विपरीतार्थक है शुष्क। अगला प्रश्न है जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जो जानने की इच्छा रखता है। ऑप्शन है जिज्ञासा, जिज्ञासु, जिजीविषा या जानकार। तो जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु, जो जानना चाहता है। अगला प्रश्न, जो मापने में समर्थ हो उसे क्या कहते हैं? जो मापने में समर्थ हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रतिमान, मानदेय, मापदंड या फिर मानक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मानदंड। जो मापने में समर्थ हो उसे मापदंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है। अंटी मारना ऑप्शन है शिकायत करना, चाल चलना, घृणा करना या फिर प्रेम करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चाल चलना। इसे कहा जाता है ना कि वह अंटी मार गया, इसका अर्थ क्या हुआ? कि वह चाल चल गया। अगला प्रश्न है ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। ईंट से ईंट बजाना, अनहोनी करना, अनहोनी होना, विनाश करना, विकास करना या फिर लड़ाई करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विनाश करना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विनाश करना। अगला प्रश्न है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? डींग हाँकना, उदास होना, चाल चलना या शर्म करना। तो गाल बजाने का अर्थ होता है डींग हाँकना। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि वह तो ऐसे ही गाल बजाते फिरता है या डींग हाँकते फिरता है। अगला प्रश्न है खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। खिल्ली उड़ाना, खिल्ली उड़ाना यानी मजाक उड़ाना।
ऑप्शन है व्यंग करना, जलना, घृणा करना या ईर्ष्या करना। तो खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा व्यंग करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है गगन चुंबी में कौन सा समास है? गगन चुंबी अर्थात गगन को चुनने वाला। ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययी भाव। तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययी भाव। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी तत्पुरुष समास। गगन को चूमने वाला अर्थात गगन चुंबी। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार या शक्ति के अनुरूप। ऑप्शन है बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्वंद्व। तो यथाशक्ति जो है वह अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन अर्थात कमल के समान नयन। ऑप्शन है कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व या द्विगु। तो आंसर हो जाएगा कर्मधारय। कमल नयन कर्मधारय समास है जो कमल के समान नयन है। अगला जी जान कौन सा समास है? तो यहाँ पे देखिए दो शब्द हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण है, यानी जी और जान। ठीक है, दोनों शब्द महत्वपूर्ण है, बीच में हाइफन से जुड़े हुए हैं। तो जब दोनों शब्द महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों हाइफन से जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वह द्वंद्व समास है। बिल्कुल ये द्वंद्व समास है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पंचपात्र कौन सा समास है? पंच, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि पहला शब्द जो है ये संख्यावाचक है। तो जिस समास का पहला शब्द संख्यावाचक होता है वो होता है द्विगु समास। आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं द्विगु, द्व है यानी दो, द्विगु। ठीक है, पहले शब्द में दो आ रहा है यानी वो भी संख्यावाचक है। अतः जिस समास का पहला शब्द संख्यावाचक हो उसको द्विगु समास कहते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रमौली में चंद्रमौली कौन सा समास है? चंद्रमौली अर्थात चंद्रमा है सर पर जिसके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बहुब्रीहि समास। ठीक है, चंद्रमौली में बहुब्रीहि समास है। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न लंबोदर कौन सा समास है? लंबा है उदर जिसका। तो आप किसको कहते हैं लंबोदर? लंबोदर हम कहते हैं गणेश जी को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बहुब्रीहि समास। लंबोदर का अर्थ क्या होगा? गणेश जी जो है बहुब्रीहि समास। चलिए, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।